राहु और केतु के लिए आपको अलग अलग वो मिलेंगे। कि कोई कहेगा कि मिथुन राशि में उच्च के हैं राहु, कोई कहेगा कि राहु वृषभ राशि में उच्च के हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पहली चीज क्या समझनी है? पहली चीज समझनी है कि राहु एक वक्री ग्रह है। वक्री है ना, राहु जो है वक्री ग्रह। वक्री ग्रह मतलब कि उनकी चाल जो है वो उल्टी है। अच्छा, सारे ग्रह कैसे चलते हैं? पहली राशि से दूसरी राशि, दूसरी एंटी राशि। क्लॉकवाइज चलते हैं सारे, और ये क्लॉकवाइज। हाँ, ये चलते हैं तीसरी राशि से दूसरी राशि, अच्छा, दूसरी राशि से पहली राशि, है ना। तो इनकी स्थिति अपोजिट टाइप, ये इनकी जो चाल है वक्री है। अच्छा, ये कुछ चलते वलते वक्री नहीं है। वक्री का मतलब क्या होता है कि प्लैनेट वक्री होता कैसे? बेसिकली प्लैनेट तो सारे वक्री हो जाते हैं। हाँ, सूर्य और चंद्र को छोड़ करके, सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके सारे ही प्लैनेट्स वक्री हो जाते हैं। जी, सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। तो बेसिकली कैसे होता है, यही सारी चीजें एक्सप्लेन करनी थी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैथमेटिकल है थोड़ा। तो चलिए आप ही को बता दें, जब आप ही जुड़ी हैं तो फिर से बता देंगे, उनको भी बता देंगे उसमें क्या है। मान लीजिए कि ये जो है बीच में सूर्य है, ठीक है, और ये धरती है, और धरती ऐसे से रिवॉल्व करती है सूर्य के चारों तरफ। जी, ठीक है। तो अब हम लोग धरती से क्योंकि ऑब्जर्व करते हैं सारे प्लैनेट्स को, जी, तो हम लोग धरती को स्थिर मान लेंगे। ठीक है, तो हमको सूर्य चलते हुए दिखेंगे, सूर्य चलते हुए दिखेंगे। तो सूर्य कभी भी मतलब ऐसे नहीं दिखेंगे कि पीछे की ओर चल रहा है, हमेशा आगे की ओर चलते हुए दिखेंगे। और वक्री प्लैनेट में क्या होता है कि वो एक ऐसी स्थिति आती है, एक कुछ ऐसी पोजीशंस बनती हैं सेलेस्टियल कि वो हमको उल्टे दिखते हुए चलते हैं। बेसिकली वो चलते सीधे ही है। जैसे गुरु बृहस्पति है, तो कभी ऐसा थोड़ी ना हो जाता है कि सीधे सीधे चलते चलते अचानक से उल्टा चलना स्टार्ट हो गया। जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। ना मरकरी के साथ में ऐसा होता है कि वो ऐसे से गोल गोल घूम रहा था, थोड़ी देर के लिए वापस ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा। ऐसा भी नहीं होता है। ना वीनस के साथ में ये होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये भी घूम रही है, धरती भी घूम रही है ना, और प्लैनेट भी घूम रहा है, तो दोनों के पोजीशन में ऐसा एक समय आता है कि ऐसा लगता है कि ये हमसे ऐसे पीछे जा रहा है। अच्छा, है ना। इसमें सूर्य की इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी। इसमें सूर्य को रेफरेंस पॉइंट मान करके ये देखा जाता है। अच्छा, तो हमको ऐसा लगता है कि वो हमसे पीछे टहल रहा है। तो ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पर कि प्लैनेट चल रहा था और ये रुका, और फिर हम भी ऐसे चले, ये भी प्लैनेट ऐसे चल रहा है और हम भी ऐसे चल रहे हैं, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि ये रुका हुआ प्लैनेट है। और फिर एक समय आएगा कि हमको लगेगा कि ये भी चल रहा है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत धीमे है। जैसे गुरु है ना, बहुत धीमे धीमे चलते हैं, शनि है बहुत धीमे धीमे चलते हैं, तेज चलती है। तो हम तेज चल रहे हैं, धीमे चल रहा है, तो ऐसा लगेगा कि ये पीछे की ओर चल रहा है। यही वक्री है, यही है ग्रहों का वक्री होना। अच्छा, और ये मतलब बहुत कुछ समय के लिए ऐसा होता है, और फिक्स है वो कब कब होता है, ये भी फिक्स्ड है। ठीक है।
तो वक्री ग्रह के साथ में क्या है कि क्रूर ग्रहों का वक्री ग्रहों का चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, बट सर राहु तो ऑल टाइम वक्री ही रहेंगे ना? राहु केतु ऑल टाइम वक्री। हम्म, ये ग्रह ऐसे हैं, दो ऐसे ग्रह हैं, ये हमेशा वक्री रहता है। जी। इसीलिए तो क्या है, इनका चेष्टा बल बहुत अधिक है। इनका चेष्टा बल बहुत अधिक है। आपको अगर एग्जाम्पल समझना हो कि चेष्टा बल कैसे अधिक है, तो आप एक नशे करने वाले व्यक्ति को देखिए। एक नशा करने वाला व्यक्ति नशा करने के लिए कितने भी मेहनत करेगा, है ना, कि बस उसको रात की उसकी व्यवस्था कैसे बनेगी, उसको पूरे दिन भर की चिंता उसकी वही है। वो पूरे दिन अपने काम करेगा, बहुत स्पीड से काम करेगा। जनरली आप ये मतलब जो लेबर क्लास लोग हैं उनमें ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अच्छा। जैसे जो दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, उनका 5 जैसे ही बचता है वो काम फिर नहीं होता उनसे, क्योंकि उन्होंने जिस वजह से काम किया है और वो उसका समय आ गया है। बस उनको पैसा मिले और बस अपने काम पे वो लग जाए। ये चेष्टा है। चेष्टा का मतलब क्या होता है? एक्टिव होना, है ना। कोई ग्रह मतलब कोई चीज कितनी एक्टिव है, उसकी चेष्टा कितनी है। तो चेष्टा बल अधिक होता है। वक्री ग्रहों का चेष्टा बल अधिक होता है, लिख लीजिए कहीं पे। वक्री ग्रह अपने आप में अलग कहानी है। वक्री ग्रहों की कहानी जो है अपने आप में अलग है। मतलब सर अगर जो गुस्सा करेंगे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, मतलब अगर राहु का अगर ऐसा समझना चाहे तो? अब जैसे मंगल है, यदि मंगल वक्री हो गया, वो उसमें प्रॉब्लम फिर बहुत ज्यादा एग्रेशन दे देगा, है ना। वक्री अच्छा नहीं माना जाता क्या प्लैनेट्स का होना? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रूर ग्रह वक्री हो जाए तो ठीक है, शुभ ग्रह वक्री नहीं होने चाहिए। तो फिर राहु तो क्रूर ग्रह ही है और वो ऑल टाइम वक्री ही है। अगर ये उच्च के हो गए तब प्रॉब्लम है। अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है कुंडली में और वो वक्री हो जाए तो वो उच्च के समान रिजल्ट देता है। अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है और वो वक्री हो जाए तो शास्त्र कहते हैं कि वो उच्च के समान या उससे भी ज्यादा रिजल्ट दे सकता है। मतलब जस्ट अपोजिट। अपोजिट। अच्छा। बात समझ में आई? जी। जैसे सूर्य नीच के हैं, सूर्य तो हालांकि वक्री होंगे नहीं, जैसे शनि नीच के हैं किसी की कुंडली में जी। और शनि वक्री भी हो जाए तो अब शनि जो है वो उच्च के शनि का रिजल्ट देंगे। अच्छा। उससे भी ज्यादा का देने की संभावना रखते हैं। अच्छा, तो सर ये चेक कैसे होता है कि शनि वक्री हो रहे हैं? वो आ जाता है। आजकल तो सॉफ्टवेयर में ऐसे मार्क वार्क स्टार बन के आ जाता है ना। वक्री ग्रह जब कुंडली में मिलते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडली बड़ी उथल पुथल वाली हो जाती है ना, क्योंकि एक्चुअल में ग्रह उस समय उल्टा हो गया है ना। अब वो उल्टी तरीके से सोचना स्टार्ट कर देगा। जो एक सामान्य नियम है उसके विपरीत हो गया ना। बेसिकली वक्री शब्द जो है वक्र से बना हुआ है। वक्र
वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा। जैसे राजा जनक जी के अष्टावक्र जी थे, जिनसे वो दर्शन का ज्ञान लेते थे, है ना? अष्टावक्र, वक्र का मतलब वो अष्टा, 8 जगह से उनका शरीर में विकार था, मतलब उनका जो शरीर था वो टेढ़ा मेढ़ा था। अष्टावक्र आपने नाम सुना होगा, राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद, नहीं सुना है? चलिए, तो वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो सीधा ना हो बेसिकली, ठीक है? तो जब कोई प्लैनेट सीधा नहीं रह गया, जब वो प्लैनेट टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है या उल्टा चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिजल्ट भी वैसे ही देगा। अब अगर आपको देखने हैं सीईओस, जब उनकी कुंडली आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वक्री ग्रह, क्योंकि दिन रात काम कराना है ना, एक सीईओ दिन रात काम करता है, तो ऐसे दिन रात लोग काम करने वाले वक्री ग्रह वाले लोग हैं, जो एक बढ़िया आराम से जो जीवन जी रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, नियम का पालन हो रहा है, ये सब सामान्य कुंडली। कोई आपको कुंडली दिख रही है, मतलब ग्रह अपने मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, बढ़िया बढ़िया स्थानों में है, तो वो एकदम सरल कुंडली है भाई। केंद्र में ग्रह बैठे हुए हैं, त्रिकोण में ग्रह बैठे हुए हैं 159 में, या 14710 में बैठे हुए हैं ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं अच्छी जगह पे, और कोई शत्रु में नहीं बैठा है, कोई ग्रह वक्री नहीं हो रहा है, कोई ग्रह नीच का नहीं हो रहा है, ऐसी कुंडली बड़ी सरल कुंडली है। बढ़िया व्यक्ति का जीवन आराम से कटेगा, उसको कोई, लेकिन हाँ, आप उससे बहुत उम्मीद मत करिए कि वो कुछ करे, मतलब कोई बहुत क्रांतिकारी काम कर देगा जीवन में अपने, है ना, या कोई बहुत लीक से हट करके काम कर देगा, ये आप नहीं देख सकते। ये सब कब मिलेगा? जब नीच के ग्रह होंगे, वक्री ग्रह होंगे, नीच का ग्रह वक्री हो जाए, है ना, ऐसी जब सिचुएशंस बनती है ना, जब लग्न में ग्रह नीच के हो, नवमांश में जाकर के उच्च के बैठ जाएं, वक्त ऐसे ऐसे ग्रह, ये ऐसी जब कंडीशन बनती, नीच भंग बन जाते हैं राजयोग, तो ये सारी चीजें दिखती हैं आपको, जहां पे आपको लाइफ फैसिनेटिंग दिखती है, लाइफ में कोई स्टोरी दिखती है कि पहले कुछ नहीं था, बाद में बहुत मेहनत करी, फिर ये हो गया। अच्छा, है ना, लाइफ चेंजिंग स्टोरीज, ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरीज जो आपको दिखती हैं, वो ऐसे ग्रहों से दिखती है, ठीक है? अब जैसे कुंडली ओशो की है, जो प्रचलित कुंडली है वृष लग्न की, उसमें सारे ग्रह, 5 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। वृष लग्न की कुंडली है, 5 से 6 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब अष्टम भाव में बैठा है सारा का सारा ग्रह, तो व्यक्ति का जीवन तो सरल नहीं होगा ना, तो वो सरल नहीं था जीवन उसका, ठीक है? अब किसी से भी बात मतलब सीधे नहीं हो सकती है ऐसे व्यक्ति की, भाई अष्टम भाव में इतने सारा एक्युमुलेशन है ग्रहों का, तो दूसरे भाव पे दृष्टि भी तो है, इसीलिए तो स्पीच है ना, स्पीच के अंदर वो जादू है। अब वो आदमी से अगर आपने बोला आम, तो वो आम नहीं बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि ये तो तुम्हारी दृष्टि में आम है ना, क्योंकि वहां पे इतने सारे ग्रह 8वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, वो सामान्य को सामान्य रहने नहीं देंगे। तो बहुत सारा अच्छा रील भी बनता है फिर ओशो के ऊपर, वही चीज है। ये वक्री ग्रह जो होते हैं, बुध वक्री हो जाए, शनि वक्री हो, गुरु वक्री हो, शुभ ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता।
दूर ग्रह वक्री हो जाए, शनि मंगल राहु केतु, ये तो राहु केतु तो वक्री ही है, बचते हैं हमारे शनि और मंगल, सूर्य हो नहीं सकते, है ना। सूर्य के रेफरेंस में ही लिया जाता है, तो सूर्य तो होने से रहे, चंद्रमा होने से रहे, तो इनका रिजल्ट बढ़ जाता है क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वक्री ग्रह जो है वो अपने उच्च, मतलब उसको समझना चाहिए कि वो उच्च का ग्रह है, ठीक है। शास्त्र में यहां तक लिखा हुआ है कि वक्री ग्रह के साथ में कोई ग्रह जुड़ जाए तो आधा बल उसका और बढ़ जाता है दूसरे वाले ग्रह का। अच्छा, ठीक है। यदि कोई ग्रह उच्च परंतु वक्री हो तो उसको नीच समझना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए। अगर कोई ग्रह उच्च लेकिन वक्री हो तो उसको नीच समझना चाहिए। और यदि नीच ग्रह वक्री हो तो उसे उच्च समझना चाहिए। क्या हो गया? ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनके लिए, राहु के लिए क्या है कि जब ये मिथुन राशि से वृषभ राशि में वापस जाते हैं, उल्टा चलता है ना, मिथुन राशि से जब वापस जा रहे होते हैं वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि की जो 1 डिग्री है वो इनकी परम उच्च की डिग्री है। वृषभ राशि की जो 1 उल्टा चलेंगे ना, तो वृषभ राशि में जब इंटर करते हैं, जब एंट्री करते हैं, तब ये मैक्सिमम पावर पे होते हैं ट्रांजिशन के समय। अच्छा, जब वो एंट्री कर रहे हैं तो वो एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। मिथुन, तो इसलिए आप मिथुन और वृष आपको दोनों मिलेंगे हर जगह। कहीं कहीं लोग कर्क को भी बता देते हैं, राहु की उच्च राशि, लेकिन जनरली क्या है, मिथुन और वृष की संधि, जो संधि है जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, वही सबसे अधिक पावरफुल पोजीशन है राहु की। मिथुन और वृषभ राशि, वृषभ राशि, मिथुन से वृषभ राशि में जब उनका गोचर होता है वो उनकी परम उच्च की स्थिति है। और यही उल्टा हो जाएगा नीच के लिए, स्कॉर्पियो और धनु। और नीच के लिए कैसा? स्कॉर्पियो 2 के अपोजिट में कौन सी राशि आएगी? 2 के अपोजिट में 8 राशि। हाँ। तो 8 राशि जो है स्कॉर्पियो, वो उनकी नीच की राशि हो जाएगी।
स्कॉर्पियो को फिक्स है कि वो नीच की राशि है। नहीं, वो बात वही है, वो ट्रांजिट आएगी। मतलब जब वो तुला में आ रहे हैं तो तुला नहीं, धनु। धनु से जब वो स्कॉर्पियो में आएंगे। अच्छा, जब धनु से स्कॉर्पियो में आएंगे, ठीक है, वो उनकी नीच की डिग्री हो जाएगी। लेकिन वो क्योंकि वृष राशि में आने पर नीच के होते हैं, या सॉरी वृष राशि पर आने के उच्च के होते हैं, इसलिए वृष राशि को आप उच्च की राशि मानिए, स्कॉर्पियो को नीच की। स्कॉर्पियो को नीच की राशि। अब वक्री ग्रह उच्च राशि में अच्छा कि नीच राशि में अच्छा? नीच राशि। नीच राशि में अच्छा। तो नीच राशि में जब राहु है तो कैसा परिणाम देंगे? अच्छा देंगे। मतलब आप वक्री के हिसाब से बताइए, ठीक है। जैसे अगर कोई ग्रह नीच का होगा तो कैसा परिणाम देगा? कोई ग्रह, कोई भी ग्रह है, वक्री नहीं है, नॉर्मल है, अगर नीच राशि में है अपनी, नीच राशि में है अपनी, तो बुरे परिणाम देंगे, वो अपना फल एडवांटेजेस है ना। राहु के साथ में क्या है कि जब वो अपनी नीच राशि में जाते हैं स्कॉर्पियो, तो जैसे कि बाकी ग्रहों को अपना देना चाहिए वैसा इनको भी देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जी। ये दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा, दोनों चीजें आएंगी। यही यहाँ पे सबसे बड़ा इल्यूजन है। आपको व्यक्ति जब नीच के राहु दिखेगा तो आपको राहु के जो नीच के परिणाम है वो भी दिखेंगे साथ में। अच्छा। हाँ, उच्च के भी दिखेंगे और नीच के भी दिखेंगे। और जब उच्च में जाएगा तो भी ऐसा ही होगा कि उच्च के भी दिखेंगे और नीच के भी दिखेंगे। अब वो व्यक्ति के ऊपर है कि क्या करता है व्यक्ति अपने राहु के साथ में। मतलब इसमें प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मुश्किल है। ये मुश्किल जो आती है वो क्यों आती है? इसीलिए आती है क्योंकि नीच का राहु बैठा हुआ है। अगर आप उसको नीच की तरह प्रेडिक्शन करने जाएंगे तो वो वक्री ग्रह है, वो उच्च का भी फल दे सकता है। उच्च का फल क्या हो जाएगा राहु का? जैसे हमने आपको बताया, छत्र, चवर, राज्य, सिंहासन, ये सब दिला सकता है ना, दिला देगा, लेकिन कभी कभी आपको नहीं दिखेगा। नीच का ग्रह राहु बैठा हुआ है भाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको अपने मन का राजा मिलेगा। अच्छा। अपनी आदतों का राजा मिलेगा। तो यही टिपिकल पॉइंट्स आते हैं प्रेडिक्शन में। अब किसी का उच्च का राहु है, जैसे बैठा हुआ है वृषभ राशि में, सेकंड राशि में बैठा हुआ है, तो उच्च का ग्रह हो गया भाई, तो बढ़िया रिजल्ट देना चाहिए। वक्री ग्रह तो निगेटिव रिजल्ट देने चाहिए, नीच की तरह रिजल्ट देने चाहिए, है ना। तो अगर राहु का उच्च का रिजल्ट देखें भाई, तो कहीं से लॉटरी लग रही है, अंधा पैसा आ रहा है, जहां वो कह रहा है शेयर बाजार में पैसा, वहां से उसका शेयर ऊपर उठ जा रहा है, ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन आपको दिखेगा कि जहां उसने पैसा लगाया वही उसका पैसा डूब गया। उच्च के राहु में दिखेगा, दिख भी सकता है, दिखता भी है लोगों के उच्च के राहु में, क्योंकि वक्री ग्रह है, उल्टा परिणाम दे देता है। यही चीज जो है इसका प्रेडिक्शन को टिपिकल बना देती है। तो इसके प्रेडिक्शन में भगवती की कृपा चाहिए, मां सरस्वती की कृपा चाहिए।
है ना। देखिए कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिस क्षेत्र का हर आदमी धुरंधर हो। वो ऋषि पाराशरी हो सकते हैं, हमारे जैसे सामान्य मनुष्य नहीं हो सकते, है ना। तो ऋषि पाराशर तो है नहीं आजकल, तो जो कह दे वही हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल होती है। अब भगवती की कृपा रहती है तो वो भक्तों की रक्षा करती हैं, भक्तों के वचनों की रक्षा करती है। इसीलिए ज्योतिष विद्या जो है वो बिना अध्यात्म के चलती नहीं। सर जैसे आपने लिखाया था कि ये छाया ग्रह है, ठीक है, तो जैसे अगर वो किसी और प्लैनेट के साथ बैठ रहे हैं तो उसके बेनिफिट को वो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये भी है ना? ये भी काम करते हैं। छाया की तरह का मतलब ही यही हो गया कि छाया का मतलब बेसिकली क्या है कि रूप ले लेना। एक व्यक्ति की आकृति तो होती है छाया, है ना। तो छाया होने से क्या होता है कि जहां पे बैठते हैं बुध की तरह काम करते हैं। जैसे बुध क्या करता है, जहां पे बैठता है उस ग्रह की तरह काम करने लग जाता है। हाँ हाँ, इसी तरह यही काम राहु भी करता है। अगर बढ़िया संसर्ग मिल गया, बढ़िया दृष्टि मिल गई तो बढ़िया काम करेंगे। अच्छा। अब एक बहुत फेमस योग है यूट्यूब पर जिसको हम बोलते हैं गुरु चांडाल योग। अच्छा, बहुत दिखता होगा यूट्यूब पे गुरु चांडाल योग जी। गुरु और राहु एक साथ, हाँ, गुरु और राहु की युति। अब इसका नाम से खराब लग रहा होगा कि गुरु चांडाल, लेकिन अगर आप साइंटिस्टों को देखेंगे, इसरो के साइंटिस्टों को देखेंगे, डीआरडीओ के साइंटिस्टों को देखेंगे तो उनकी कुंडलियों में आपको गुरु चांडाल योग मिलेगा। अच्छा, गुरु के साथ राहु, गुरु के साथ राहु आपको साइंटिस्टों की कुंडली में मिलेगा। सर जैसा लेकिन आपने बताया कि जैसे अगर जो उनके दुश्मन ग्रह है उसके साथ ये बुध है, तो जैसा नॉर्मली होता है कि कोई अपने दुश्मन ग्रह के साथ कोई बैठ जाता है तो नेगेटिव फल देता है, ये दुश्मन राशि में बैठ जाता है तो वो घर में, सॉरी, तो अगर ये अपने दुश्मन प्लैनेट के साथ बैठ गए तो ये अच्छा ही देंगे जहां तक मेरे को लग रहा है। नहीं, दुश्मन के साथ बैठेंगे तो परेशान ही करेंगे। सूर्य चंद्र के साथ बैठते हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, इवन गुरु भी शत्रु ही तो है भाई, गुरु भी शत्रु ही है। हाँ, वही गुरु शत्रु है। लेकिन यहाँ पे क्या समझना है कि राहु अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशनल चीज है, दुस्साहस है। और वो साइंटिस्ट है वो ऐसी क्षेत्र में छलांग लगाने की कोशिश करता है जहां कोई नहीं छलांग लगाना चाहता। अच्छा, है ना। अब एक साइंटिस्ट का जो दिमाग है वो एक ऐसी जगह उसके विचार भ्रमण कर रहे हैं जहां पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एटम बम बनाया तो क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन अकेले ही थे एटम बम बनाने वाले? और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत दुनिया भरी पड़ी है साइंटिस्टों से, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने सबसे पहले करके दिखाया दुनिया को, एटम बम दिया। कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको पता था कि ऐसे बनता है, उन्होंने बताया ही नहीं दुनिया को। वो जानते थे कि अगर बता दिया हमने तो दुनिया में तबाही आएगी, लेकिन दुनिया में तो तबाही आनी ही है, इसीलिए वो आइंस्टाइन ने बता दिया, बाकी साइंटिस्टों ने नहीं बताया। जर्मनी में एक से साइंटिस्ट है हिटलर के पास उस टाइम पे। जिस दिन एटम बम फोड़ा गया जापान के ऊपर, उसी दिन जर्मन के साइंटिस्टों ने कागज के ऊपर फॉर्मूला लिख करके दे दिया कि ऐसे बनता है एटम बम। लेकिन अभी तक क्योंकि बताया नहीं गया था, क्योंकि तब अभी तक बना नहीं था, इसलिए हमने बताया नहीं। अब ये बन ही चुका है, अब तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, तब उन्होंने बता दिया। तो ये क्या है, मतलब एक स्थिति थी 1945, उससे पहले इस दुनिया में एटम बम नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट ने एक ऐसी जगह पे अपनी एनर्जी लगा दी कि उसने एटम बम को तैयार कर दिया।
ये गुरु राहु कराता है, गुरु चांडाल योग। ऐसे व्यक्ति आपको अनकन्वेंशनल तरीके से चीजों को करते हुए बहुत रिसर्च माइंडेड व्यक्ति मिल जाते हैं। कभी कभी इसका अगर बहुत बुरा प्रभाव मिलता है तो गुरु की अवहेलना करने वाले भी मिल जाते हैं, या गुरु से जो श्रापित है या गुरु ऋणी है वो भी मिल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ऐसे गुरु चंडाल में, गुरु राहु में ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो बहुत बहुत दार्शनिक है, बहुत ऊंचे भक्त हैं, बहुत ऊंचे ज्ञानी हैं, ऐसे भी मिल जाते हैं। जिनके ऊपर बहुत जबरदस्त गुरु की कृपा है, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। आपको बहुत सारे ज्योतिषी मिल जाएंगे जिनका गुरु चांडाल योग है। और आजकल स्पेशली जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि राहुल इज ऑनलाइन, ठीक है, अभी तो गुरु चांडाल ज्योतिषियों की कुंडली में मिलेगा आपको। अगर आप सर्वे करने निकले तो आपको अच्छे खासे जो अच्छे ज्योतिषी अगर होंगे, रिसर्च ओरिएंटेड जो होंगे ज्योतिषी, उनकी कुंडली में आपको कहीं ना कहीं गुरु चांडाल का योग मिलेगा, कोई ना कोई कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो अनकन्वेंशनल तरीके से एक अपनी उसको फॉलो कर रहा है। कहीं ना कहीं की गुरु की लीनियज भी टूट रही है इसमें, ये भी हो रहा है, क्योंकि राहु एक आउटकास्ट है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि फॉरेन के लोग भी ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, विदेशी लोग भी ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, या लोग जो है वो विदेशियों को ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, फॉरेन के लोग ज्योतिष सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो अब गुरु शिष्य परंपरा में जब आप जाएंगे तो तब तो ये मतलब जितना ज्योतिष है उसका 1% रह जाएगा। उसके बड़े तर्रे नियम है, बहुत स्ट्रिक्ट कानून है उसका। अच्छा, उसमें तो मतलब गुरु शिष्य को तो पहले तो एक साथ रहना चाहिए आश्रम में, कम से कम वर्षों तक साथ रहे, 2-4 वर्ष तक। उसमें गुरु के लक्षण है, फिर शिष्य के लक्षण है, उनका संशोधन होता है। गुरु के लक्षण क्या क्या है, शिष्य क्या 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 लक्षण है, फिर जब कई सारे शिष्य हैं वहां पे, तब गुरु उसमें परीक्षण करते रहते हैं पूरे साल कि अच्छा ये शिष्य जो है ये योग्य है, इसको ये विद्या देनी चाहिए। तब जाकर के गुरु फिर विद्या देना शुरू करते हैं। अब ऐसा है क्या? तो वो परंपरा तो टूट रही है, खंडित हो रही है कहीं ना कहीं। तो यही गुरु चांडाल योग है। अच्छा, है ना, अनऑर्थोडॉक्स हो गया है अब, वो चीज ऑर्थोडॉक्स है जी। ऐसे जैसे शिष्य का चयन होता है, ऐसे गुरु का चयन होता है। अच्छा, गुरु के अंदर के जब भाई 3-4 वर्ष तक शिष्य गुरु के सानिध्य में रहेगा तो वो जानेगा नहीं कि गुरु जी हमारे सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, तो जानेगा, उनसे सीखेगा। वो देखेगा कि गुरु मतलब रोज पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं, रोज अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं, भजन पूजन होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में गुरु को चुनने के। तो अगर उस हिसाब से चले तो कहाँ ज्योतिष कोई सीख पाएगा? आपको लगता है कि इतने जो लाखों लोग ज्योतिष सीख रहे हैं घर बैठे, पॉसिबल है? ये तो राहु है जो सिखवा रहा है। ये तो राहु है जो इतना ज्योतिष, और स्पेशली ज्योतिष, राहु जो है स्पेशली ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। ठीक है, ये राहु केतु जो है इतना एक्सपेंशन कर रखे हुए हैं। और आप एक चीज और देते हैं, मतलब हमने तो अभी नहीं करी, आप हमको बताइएगा रिसर्च करके कि जो वीडियो थंबनेल आपको राहु का दिखेगा उसके व्यूज देख लीजिएगा और बाकी ग्रहों के व्यूज देख लीजिएगा। ये बड़ा फेवरेट पार्ट है। अगर आप ये YouTube पे जाओ तो लोग इसको ज्यादा वॉच करते हैं, मैंने भी देखा है। और एस्ट्रोलॉजर्स भी बोलते हैं कि ये राहु को जानने के लिए, जिनको इंटरेस्ट नहीं भी है, वो राहु वाला पार्ट जानने के लिए जरूर चैनल देखेंगे, मतलब जिनको भी एस्ट्रोलॉजी के चैनल है। एक्चुअली ज्योतिष होती ही राहु से है।
ये होती ही राहु से है। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु काम नहीं कर रहा, आप ज्योतिष के टच में ही नहीं आ सकते। अच्छा। कोई व्यक्ति जब कंसल्टेशन लेने आता है ना, वो राहु के दशा अंतरदशा में ही आता है। अच्छा। 90% लोग राहु से पीड़ित होकर के ही ज्योतिष के पास पहुंचते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं 90% लोग जो है उनकी कुंडली देखते हैं तो कहीं ना कहीं राहु की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होती है या महादशा चल रही होती है। अगर जब तक राहु नहीं आएगा तब तक आपको वो ज्योतिषी के पास पहुंचाएगा ही नहीं। और ज्योतिषी के साथ भी यही होता है। ज्योतिषी का भी जिस समय राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा एक्टिव होती है, वो समय समझ लीजिए कि ज्योतिष में उसको एक अलग लेवल पर ले जाने का काम करती है। अच्छा। तो राहु का बहुत बड़ा फैक्ट आपके पास भी, जब भी व्यक्ति आएगा मैक्सिमम राहु की अंतरदशा महादशा में ही आएगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि राहु भटकाता है, वो घाट घाट का पानी पिलाएगा, हर चीज का स्वाद चखाएगा। जो कुछ आपको सत्य लग रहा था वो आपको भ्रम लगेगा, जो आपको भ्रम लग रहा था वो आपको सत्य लगेगा। ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा करेगा। तो ये बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। अब देखिए क्या है, अगर वृश्चिक राशि का ध्यान करें तो जल तत्व की राशि है जी। राहु है मछली। अच्छा। कहते हैं ना मछली को दाना खिलाइए राहु बढ़िया हो जाएगा। जी। राहु है मछली। तो पानी के अंदर मछली गई है तो उसको क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर राहु स्कॉर्पियो में है, उसकी नीच की राशि है, तो ऐसा व्यक्ति आपको कैसा मिलेगा? आपको बहुत रिसर्च करता हुआ दिखेगा। क्योंकि पानी क्या है, मछली और पानी को समझिए कि क्या है। मछली है हमारा पहला फर्स्ट स्टार्टिंग मत्स्यावतार, हमारे इवोल्यूशन का पहला फेज है जी। अभी भी पैर निकलने से पहले मेढक भी मछली बन के तैरता है पानी में जी। अगर आपको समझना है। ठीक है, तो वही मछली क्या है, इवोल्यूशन का पहला स्टेप है और वो बहुत डीप है। तो ये जो, जैसे आपने गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम सुना होगा, गुरु गोरक्षनाथ जी, गोरखपुर, अरे गोरखपुर का तो नाम सुना ही होगा। गोरखपुर सुना जी। गोरखपुर जो है वो गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से ही है। अच्छा। जो नाथ संप्रदाय है, जो नाथ संप्रदाय है, बहुत प्राचीन संप्रदाय, बहुत प्राचीन, अति प्राचीन। अच्छा। मतलब डेट करना ही मतलब सामर्थ्य के बाहर है, इतना प्राचीन है। ये जो आप हम लोग भाषा बोल रहे हैं ना, हिंदी भाषा, नाथ संप्रदाय की देन है। अच्छा। जितने लोग नाथ लगाते हैं, जहां पे आपको नाथ शब्द मिलता है, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अच्छा जी, उसी पीठ के महंत है ना। तो ये जो नाथ परंपरा है, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। अच्छा। इसमें एक गुरु हुए हैं मच्छेंद्र नाथ, तो जिनका जन्म मछली से हुआ। मच्छेंद्र नाथ, कई सारे नाथ हुए इसमें, नवनाथ की कहानी कथा आती है। तो ये जो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, ये गुरु गोरक्षनाथ जी के शायद गुरु जी हैं। अच्छा। और गुरु गोरक्षनाथ जी का जो जन्म है वो गोबर से हुआ है, गाय के गोबर से।
जहां गोरखनाथ और मच्छेंद्र। मत्स्येंद्रनाथ, हाँ मच्छेंद्रनाथ कह देते हैं, मत्स्येंद्रनाथ कह लीजिए। मत्स्येंद्र। तो इनका जो जन्म है मछली से है, तो जो मछली से जन्म ले रहा है, जो पानी के भीतर बैठा मछली है, वहां से जो जन्म हो रहा है, तो वो ऐसे व्यक्ति जिनका स्कॉर्पियो में राहु है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत गूढ़ रहस्य को जानने की उत्कंठा रखते हैं, या तो योगी या तो तांत्रिक। अच्छा। ये ऐसी उत्कंठा वाले व्यक्ति होते हैं। जहां तक ये नीच का राहु है जी, नीच का राहु, बट फल उच्च की तरह देंगे। अब तो सन्यासी है, परम वैरागी है, गुरु गोरक्षनाथ है, गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी है। इन सबके आगे तो राजा काशी आदि काशी राज, पता नहीं कितने कितने राजा इन लोग से भीख मांगते रहे, है ना। इतने बड़े बड़े ये लोग सिद्ध पुरुष हैं, जहां चाहे वहां बिना रोक टोक आते जाते थे, जिस दरबार में चाहे। अच्छा। तो इनको क्या चाहिए? इनको कुछ चाहिए क्या? इनको कुछ नहीं चाहिए, ये तो छत्र चमर से ऊपर हो गए ना। अच्छा, राहु सिंहासन भी दिलाता है, पॉलिटिक्स भी कराता है, खूब पॉलिटिक्स कराता है। वो कराएगा वृषभ का राहु। वृषभ उच्च का। पॉलिटिक्स कराएगा, फिर वो रिसर्च में नहीं ले जाएगा। पॉलिटिक्स तभी आदमी कर पाएगा जब वो अपनी बुद्धि चारों तरफ लगाएगा। पॉलिटिक्स में क्या है, आपको अपनी एनर्जी चारों तरफ बाइफरकेट कर देनी है, 360 डिग्री सोचना पड़ता है ना। अगर आपके चारों तरफ 360 आदमी है, तो आपको 360 बार दिमाग अपना दौड़ाना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। यही, ऐसे तो राजनीति चलेगी। और लेकिन रिसर्च ऐसे नहीं चलेगी जी। रिसर्च में तो आपको 360 को एक करना है, वो तो एक जगह पे ले जाना है। और राजनीति में वही रिसर्च को आपको घुमा देना है, चारों तरफ देखना है। तो एक राजनेता को दुनिया का हर ज्ञान होता है। एक राजनेता जो होता है वो निकृष्ट से निकृष्ट और बढ़िया से बढ़िया ज्ञान रखता है। एक राजनेता की दोस्ती चोर डकैत के साथ में भी होगी, लुटेरे बदमाश के साथ में भी होगी, और बहुत ऊंचे गुरु के साथ में भी होगी, बहुत बड़े तांत्रिक के साथ में भी होगी। अच्छा। उनके पास भी बैठेगा जाकर के, और चोर बदमाश के साथ भी बैठ लेगा। यही एक राजनेता का गुण है, ये राहु ग्रह। तो आजकल की पहले वाली अब राज वाला काज तो रहा नहीं है कि जो हम सूर्य और चंद्र से देखें। ये जो वर्तमान है लोकतंत्र, अब यहाँ पे लोक की प्रधानता है, प्रजा की प्रधानता है। प्रजा किससे देखी जाती है? राहु केतु से। इसीलिए लोकतंत्र में राहु की प्रधानता है, इसीलिए यहाँ पे झूठ बोलने वाला व्यक्ति सफल है। सर, प्रजा तो शनि जाती है ना? शनि से भी देखते हैं, राहु केतु से भी देखते हैं। ये सब प्रजा है, शनि राहु केतु सब प्रजा है। शनि से बेसिकली सेवक एवं बाकी चीजों का भी देखते हैं, शनि से दूत को देखते हैं। राहु और केतु प्रजा है, शनि भी प्रजा है। क्योंकि राहु क्या है? शनिवत राहु है ना। तो यहाँ पे प्रजा का चुनाव है ना, इसीलिए राहु की पॉलिटिक्स हावी है जी। इसीलिए शराब बांटी जाती है। ये राजतंत्र में नहीं हो सकता कि शराब बटे, क्योंकि वहां पे सूर्य की प्रधानता से चुनाव हो, मतलब राजा जो तय होगा, फिर सूर्य और चंद्रमा की प्रधानता चलेगी।
वहां पे फैक्टर बदल जाएगा पॉलिटिक्स का। इसीलिए ज्योतिष हमेशा देश काल और पात्र परिस्थिति के हिसाब से भी करनी चाहिए। अगर नॉर्थ कोरिया में अगर आप प्रिडिक्शन करेंगे तो आप वहां पे डेमोक्रेसी के हिसाब से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। वहां पे तो किम जोंग उन की तानाशाही है ना, जी वहां पे तो ये छत्र उसी का काम, जो वो चाहेगा वही होगा। लेकिन जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां पे तो राहु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और जितनी भी डेमोक्रेसी है कहीं पे शांति नहीं है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो। जहां कहीं पे भी डेमोक्रेसी है आपको देखेंगे कहीं ना कहीं कोई माइग्रेंट की प्रॉब्लम है। ब्रिटेन और लंदन की हालत तो इंडिया से भी गई गुजरी है, इतना वहां पे इमिग्रेशन है। और जहां जहां पे आप देखेंगे तो राहु की प्रॉब्लम है। राहु मतलब म्लेच्छ, म्लेच्छ मतलब पीपल रिलेटेड टू अदर रिलीजन। तो मतलब ये उल्टी लिखी जाने वाली भाषा, जी, ये तो आपने उर्दू, अरबी, फारसी, जी जी वो उससे जुड़े हुए व्यक्ति भी तो हो जाएंगे। अच्छा म्लेच्छ बनाया था ना, अरबी लोग, फारसी लोग, अफगानी, सब म्लेच्छ है। इनको अपने शास्त्रों में म्लेच्छ कहा गया है। और ग्रीक्स को, रोमन्स को यवन कहा गया, अंग्रेजों को यमन कहा गया है। वो लोग यमन यवन, यवन, यावान। हाँ। अच्छा तो यही राहु की आप समझ लीजिए प्रॉब्लम क्यों है। ठीक है, क्योंकि राहु तो अपने हिसाब से चलेगा ना। तो राहु डेजर्टेड टाइप का है, मतलब वो है, प्लैनेट है, माइंड गेम्स खेलता है, तो वो माइंड गेम्स खेलते रहता है। वही प्रॉब्लम अब पूरे वर्ल्ड में देखिए, जहां जहां पे डेमोक्रेसी वहां वहां पे प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन, अनदर रिलीजन, सेम प्रॉब्लम है कि नहीं है। जी यूएसए में भी टेररिस्ट अटैक हुआ, वहां भी प्रॉब्लम सेम ही जी है कि नहीं। तो ये है राहु की उच्च और नीच राशि। तो राजनीतिक में जब व्यक्ति आपसे बात बहुत आएंगे राजनीति वाले, अच्छा तो आपको उनके राहु को समझना पड़ेगा, क्योंकि राहु राजनीति में बहुत अच्छा कराता है। जी छठे भाव का राहु, 10th हाउस का राहु है ना, अब 9th हाउस का राहु है ना, या 3rd हाउस का राहु, ये जो है ये अच्छी अच्छी पोजीशंस है। 11th हाउस में राहु है, 3rd हो गया, 6th हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सब उसकी प्रोमिनेंट पोजीशंस है जहां पे वो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। सर 3rd 6th 3rd 6 10 11 9 को भी ले लीजिए आप। 10 11 और 9 ये अच्छी है। 9 10 11 में जनरली सब ग्रह अच्छे ही दे देते हैं। अच्छी 9 पोजीशन में राहु जाता है तो क्या थोड़ा व्यक्ति को नास्तिक बनाएगा, भटकाएगा, धर्म से इधर उधर करेगा, तार्किक बनाएगा, यही सब कराता है। और बुरे हाउसेस क्या होंगे। जितने बचे हुए हाउसेस हैं, सबसे पहले पंचम हो गया आपका, पंचम लिख लीजिए, नवम केंद्र हो गया, पंचम हो गया, सप्तम हो गया, चतुर्थ हो गया, है ना, 12वां हो गया, दूसरा हो गया,
ये दिक्कत दे देते हैं। देखिए राहु के साथ में हमेशा केतु लगा रहेगा, साथ में अपोजिट 180 डिग्री। तो आठवां भी बैड वाले में ही आ जाएगा। 8वें को अभी बैड में ही रख लीजिए आप, क्योंकि 8वां हमारी आयु का स्थान है। देखिए बैड और गुड है नहीं, मैंने आपको बताया था ना, कुंडली 2 होगी, या तो मटेरियलिस्टिक या तो स्पिरिचुअल। जी। तो बैड और गुड कुछ नहीं है ज्योतिष में, वो हमारे स्तर के ऊपर है और व्यक्ति के स्तर के ऊपर है। तो राहु नीच का है, व्यक्ति आपको बहुत नशा करता हुआ मिल सकता है। जी। ठीक है, अंधाधुंध नशा कर रहा है, हर तरीके का नशा कर रहा है। अब व्यक्ति आपको तांत्रिक में मिल सकता है। अच्छा। ठीक है, अब भाई तांत्रिक लोग भी प्रयोग करते हैं मदिरा वगैरह का, उपयोग वहां पे भी है, लेकिन परिणाम अलग अलग है दोनों जगह में। अब कुंडली चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जी सर, तभी थोड़ा समझ में आया। भेजिए आपने, कुंडली भेजी तो है, 2 भेजी। 2 है, 2 10th एक में एक, हाँ ये तो 10th हाउस में कन्या राशि में। देखिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है ना छोटा सा, एक सेकंड, शेयर कर दे। जी आर लिखा हुआ है, बकरी, दैट मीन्स बकरी। बकरी, ठीक है। अब राहु के तो हमेशा बकरी ही रहते हैं, इस केस में जुपिटर भी बकरी है जी। नेपच्यून यूरेनस प्लूटो बकरी है, बाकी सब ठीक है, जुपिटर बकरी। चलिए भैया, राहु पे 10th हाउस में राहु है। सर ये तो अच्छी पोजीशन होगी। अच्छी पोजीशन है राहु के लिए 10th हाउस में, है ना। राहु 10th हाउस में है तो अच्छी पोजीशन है राहु के लिए। और ये मार्स के साथ है। मार्स के साथ में है। मार्स इनके दुश्मन ग्रह हो गया। बेसिकली बनता है अंगारक योग। अच्छा। अभी इनका जो गुस्सा है वो डिस्टर्ब है, एंगर मैनेजमेंट नहीं है, एंगर जो है मिसमैनेज है। अच्छा। ये जो जातक हो गए, मार्स हमारे एंगर को कंट्रोल करता है बेसिकली। और मार्स के साथ में है राहु, तो अभी यहाँ पे एंगर जो है वो पता नहीं आपको कब आदमी गुस्सा है कि नहीं गुस्सा है। जी सर। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके का परिणाम देगा राहु मंगल के साथ में बैठ करके, और बढ़ा देगा, बहुत एक्सट्रीम कर देगा। जब व्यक्ति गुस्सा करने चलेगा पता ही नहीं चलेगा उसको अपना कितना नुकसान कर सकता है। अच्छा। ठीक है, अपना कितना नुकसान कर सकता है व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। ये प्रॉब्लम, इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं राहु धीरे धीरे। अब देखिए दशम भाव में बैठे हैं मंगल और राहु, तो दशम भाव बेसिकली मंगल के लिए भी अच्छा है। ठीक है, और राहु के लिए भी बढ़िया है। तो ये है इनका पद प्रतिष्ठा सम्मान 10th हाउस जी। तो अब उसके लिए लगे रहते होंगे कि इनको बस पद प्रतिष्ठा, और कैसे पद और प्रतिष्ठा, इसके लिए थोड़ा फोकस रहता होगा। अच्छा, ये वाला पार्ट थोड़ा मैच नहीं करता। मैच नहीं करेगा क्योंकि सैटर्न की दृष्टि है। हाँ,
ऐसे पद प्रतिष्ठा इनको मिल गई है, जॉब मिल गई है, बहुत इजीली मिल गई है, इन्होंने कुछ उसके लिए कुछ किया नहीं है, ना ही करने वाले व्यक्ति हैं वो, है ना। तो ये बट पड़ोस के थाली में मिल गई है। तो वो यहाँ से मिल, देखिए 10th हाउस में है ना, फेवरेबल हो गया जी। ऐसे व्यक्ति का करियर में दिक्कत नहीं देगा। अच्छा, करियर में दिक्कत नहीं देगा। अब दशा अंतर दशा कब आती राहु की, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, दिक्कत कहाँ पे देगा? छोटा भाई है इनका कोई? नहीं यही छोटा है। हाँ, यही छोटा है, नहीं कोई ये छोटा नहीं। हाँ, तो ये देखिए प्रॉब्लम पहले ही वो हो गई प्रॉब्लम, छोटा भाई नहीं। नहीं। तो कैसे पता चला? राहु मार्स, मार्स क्या है? छोटा भाई। ओह अच्छा, ठीक है, राहु मार्स। तो वो अब मार्स के साथ में खिचड़ी पकाएगा, समझ रहे हैं? अब मार्स के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी चीज, सैटर्न की भी दृष्टि है मार्स को। तो वैसे तो ये एक हार्ड वर्किंग व्यक्ति की कुंडली है, ऐसे व्यक्ति को हार्ड वर्क तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, स्पोर्ट्स को लेकर के इंटरेस्ट होना चाहिए इस व्यक्ति को। सर हम लोग ने स्पोर्ट्स वाला पार्ट कहाँ से देखा? स्पोर्ट्स वाला पार्ट आप मंगल से देख सकते हैं, मरकरी से देख सकते हैं। मंगल मरकरी की राशि में बैठे हैं, तो मरकरी स्पोर्ट्स के लिए कारक होते हैं, मंगल भी स्पोर्ट्स के लिए कारक होते हैं। मंगल बेसिकली एथलेटिक्स है, एथलीट है। अच्छा, मरकरी स्पोर्ट्स है, खेल है ना। तो अब मंगल भाई मरकरी की राशि में बैठा है, तो स्पोर्ट्स में नेचुरल है, वो दिलाएगा ही दिलाएगा एक इंटरेस्ट। राहु भी साथ में बैठा है, तो वो भी इंटरेस्ट बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अचानक से कहेंगे मेरा खेलने का मन है, मैं जा रहा हूँ खेलने, अचानक ना कहे मन। हाँ जी, ऐसा है। ठीक है, तो अब राहु क्या करता है? ऐसी सिचुएशन पैदा करता है, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन, अनकन्वेंशनल। मतलब अब आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? कभी मन है व्यक्ति का, कभी नहीं है जी। तो अब आप दांव नहीं खेल सकते। जैसे अगर आपको इस व्यक्ति की सिफारिश करनी हो खेल के लिए कहीं पे, तो आप नहीं, आप फंस गए, आप कैसे करें? पता नहीं, इसका तो मन करेगा तो जाएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएगा। सही बात है। ये हो, अब यही अस्थिरता राहु दे देता है। इनका कुछ आंसर्स अगर आप इनसे क्वेश्चन भी पूछो तो ये आपको डोलड्रम में ही छोड़ देते हैं, कभी वो आपको क्लीन बता ही नहीं पाएंगे, हाँ मैं जा रहा हूँ या नहीं जा पा रहा हूँ। इनके साथ ये बहुत इशू है, ये तो मैं बात ही करती हूँ इनसे। राहु 10th हाउस बेसिकली मकर राशि, मकर राशि का राहु कराता है गंगा स्नान। ये क्लासिकल डिक्टम है, मकर राशि का राहु गंगा स्नान का कारक। अब इसमें एक बहुत सारा छुपा हुआ अर्थ है। गंगा स्नान के लिए आपको गंगा के पास जाना पड़ेगा। वो गंगा के पास ही रहते हैं? नहीं, यहाँ पे अर्थ दूसरे हैं, मतलब बहुत सारा अर्थ है। अच्छा, गंगा स्नान बार बार जाना पड़ेगा। जब आप बार बार जाएंगे तो अलग अलग घाट पे भी जा सकते हैं। इन शॉर्ट अगर कहें तो भटकाने वाला काम, मतलब ये एक डिक्टम, इसमें केवल इतना लिखा है शास्त्र में कि मकर राशि का राहु गंगा स्नान कराता है, इतना लिख के छोड़ दिया गया। लेकिन वो गंगा स्नान क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। गंगा ज्ञान भी है ना, गंगा जो है ज्ञान का भी प्रतीक है, शुद्धि का भी प्रतीक है, पवित्रता का भी प्रतीक है, वैराग्य का भी प्रतीक है, मोक्ष का भी प्रतीक है। बहुत, मतलब इतनी छोटी सी चीज में एक बीज के अंदर जैसे पेड़ छिपा रहता है, वैसे ही इस एक छोटे से सूत्र में बहुत पूरी कहानी छिपा दी गई है।
इसीलिए 10th हाउस राहु पॉलिटिशियन बनाता है, क्योंकि 10th हाउस राहु घाट घाट का पानी पीने वाला व्यक्ति। अच्छा। 10th हाउस राहु भटकने वाला व्यक्ति, भटकेगा तभी तो घाट घाट का पानी पिएगा, बिना भटके कोई घाट घाट का पानी कैसे पिएगा? और जब कोई व्यक्ति घाट घाट का पानी पिएगा तभी उसके पास 360 डिग्री बुद्धि आएगी। पॉलिटिक्स कैसे आएगी? पॉलिटिक्स जब उसने घाट घाट का पानी पिया, जब उसने हर चीज का अनुभव किया है, गरीबी का अनुभव किया, चोरी का अनुभव किया, स्टेशन पे भी सोया है, नदी किनारे भी सोया है, 5 स्टार होटल में भी सो लिया है, हर चीज का अनुभव ले लिया है उसने भी जीवन में। और गंगा जी का मतलब कि बहाव है। गंगा जी का मतलब वैराग्य है। व्यक्ति उचटा हुआ मन का है। 10th हाउस राहु व्यक्ति को मन उसका उचटा हुआ है संसार से। बहुत एक छोटी सी सूत्र है लेकिन उसमें इतनी कहानी है, कितना जितना आप चिंतन कर सकते हैं उतनी कहानी है। मकर राशि, ठीक है, मकर राशि। अब गंगा जी की अगर आप सवारी देखें तो मगरमच्छ ही है जी, है ना? तो बहुत संघर्षशील व्यक्ति को भी दर्शाता है दशम भाव का राहु। इसीलिए राजनीतिक में सफलता दिला देता है। जब इतना वर्सटाइल हो जाता है ना एक बार व्यक्ति, उसको समझ में आ जाता है किससे कैसे डील करना है। इसीलिए वो राजनीति में प्रेरणा उत्पन्न करा देता है। जैसे ही व्यक्ति राजनीति पे जाएगा, पद प्रतिष्ठा पे जाएगा, उसको अपना सुख चैन त्यागना पड़ेगा। केतु यही डिलेमा है इस जीवन का। राहु केतु जो है ये बहुत विचित्र स्थिति बनाते हैं कुंडली के अंदर। और कुछ काल सर्प दोष नहीं है। प्रोफेसर के.एन. राव सर कहते हैं कि काल सर्प दोष है ही नहीं। ज्योतिष में कहीं उनको मिला ही नहीं, कोई क्लासिकल टेक्स्ट बुक नहीं है। लेकिन कुछ ज्योतिषी हैं जो कहते हैं कि काल सर्प दोष है। अच्छा, प्रभाव देखने में आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उस काल सर्प क्या है? सर्प का मतलब संशय। सर्प जो है वो संशय है। और राहु केतु जिस एक्सिस में बैठेंगे, एक एक्सिस बना देते, लाइन बना देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या एक्सिस बन गई? 4 और 10, घर और पद, हाँ, सुख और प्रतिष्ठा। तो जिसको प्रतिष्ठा की तलाश है उसको अपने सुख को त्यागना पड़ेगा जी। जिसको सुख की तलाश है वो प्रतिष्ठा नहीं कल्पना कर सकता। यही संशय है और कुछ काल सर्प थोड़ी रहा है। यही संशय है। ये आदमी इसी संशय में जीता रहता है। यही काल सर्प है। एक चीज चाहेगा तो दूसरी चीज त्यागनी पड़ेगी। अगर उसको चाहिए सम्मान तो उसको अपने घर का त्याग करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये है घर, ये है करियर, कर्म है हमारा। कर्म करने के लिए घर का त्याग करना ही पड़ेगा। अच्छा, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। तो यही खेल खेलते रहते हैं। जहां भी बैठेंगे राहु केतु ऐसे ही खेल बनाते हैं।
खेल बना देते हैं एक तरीके का कि आप क्या सेक्रीफाइस करेंगे तो मैं आपको क्या दे दूं। एक चीज आपसे मांगेंगे, एक चीज आपको देंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी है, इनसे इनका पूरा घर परिवार छीन लिया, क्या मिल गया? पद, प्रतिष्ठा, सम्मान। जी पूरा घर परिवार तो दूर हो गया, माता से दूर हो गए। घर मतलब माँ, घर का मतलब माँ। जी चौथा हाउस माँ है, चौथा हाउस घर है। माँ ही तो घर है। जी बच्चा पहले वहीं पे तो रह रहा है ना, माँ के अंदर रह रहा है। जी तो माँ एक्चुअली क्या है? घर है। तो माता का त्याग हो गया दशम भाव राहु में, माता से दूरी बढ़ा ही देगा। शंकराचार्य जी थे, 4 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता मुझको वैराग्य दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ माता। क्योंकि कोई और भाई बहन नहीं थे, उनके पिताजी भी नहीं थे, केवल माता जी ही थी। और वो परम ज्ञानी थे, शिवावतार थे, तो बिना शास्त्र के वचन के विरुद्ध संन्यास ले नहीं सकते थे। तो विवाह हुआ नहीं था, तो माता से आज्ञा लेनी थी संन्यास की। तो माता आज्ञा दे नहीं रही थी, तो उन्होंने प्रपंच रचा। स्नान करने के उन्होंने बताया कि मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया है, यदि आप मुझको शिव के समर्पित कर दे, शिव को समर्पित कर दें, तो ये मगर मुझको छोड़ देगा। तो फिर माता ने जान, मतलब अब भाई बच्चे को तो नहीं खोना चाहेंगी माता अपनी। जी माता ने कहा कि ठीक है, तुम संन्यास ले लो। वो बाहर निकल आए पानी से, फिर वो घर छोड़ करके चल दिए। तो घर मतलब माँ, माँ मतलब घर, है ना? जी इसीलिए सबसे ज्यादा आदमी माँ को ही याद करता है ना। घर है, कंफर्ट है। घर मतलब कंफर्ट, हमारा सुख, सुख स्थान है चौथा भाव। घर का भाव है, माँ का भाव है, सुख का भाव है ना? आदमी सुख कहाँ ढूंढता है? माँ के पास ढूंढता है। सर, अगर ये कारक योग्य हाँ योग्य ये आपका 6th हाउस में अगर बन जाए, मार्स राहु, हाँ मार्स राहु अंगारक योग हो गया ना, जैसा आपने बताया। तो ये शत्रु हंता योग बना देगा जबरदस्त रूप से। अच्छा, ये शत्रु हंता। नहीं, मेरे को ये पूछना था कि फिर उसमें आपने जैसे बोला कि घर त्यागोगे तो फिर आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, तो फिर इधर क्या त्यागना होगा? वो तो मोक्ष स्थान हो गया, 12वां हाउस, तो फिर वहां क्या त्यागना होगा? यहाँ पे है तो फिर 12वें हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पे है राहु। ये क्या है? शैया। जी, शैया सुख है। सैया सुख क्या हो गया? मतलब आराम शैया करना। इंटरकोर्स, अच्छा, वो त्यागना होगा। फुल प्लेजर। अच्छा, खत्म हो गई कहानी। ओ, आप लीजिए ना मोक्ष, ब्रह्मचर्य में रहिए, भूल अच्छा जाइए संसार, मोक्ष होगा ना। त्यागना पड़ेगा ना। अच्छा। तो यही शत्रुवंता योग है। इंद्रियों का हनन हो जाता है। बेसिकली इंद्रिया ही तो हमारी शत्रु है भाई। उन्हीं की वजह से तो हमें ये जन्म मिल गया ना। इन्हीं की वजह से हमने अलग अलग निर्णय लिए जीवन में, पिछले जन्मों में, अपनी इंद्रियों की वशीभूत होकर के हमने अलग अलग कार्य किए पिछले जन्मों में। अच्छा। उसी के हमको ये जीवन मिल गया। तो जब छठे भाव में बहुत बेहतरीन शत्रुहंता योग बनता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर जितेंद्रिय होने लगता है। मैंने आपको बताया, जितेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। अच्छा, ओ, है ना? इसीलिए हमने बताया आपको कि जो बहुत अच्छे अच्छे साधक होंगे, संत होंगे, साधु होंगे, सन्यासी होंगे, उनका छठा भाव बहुत स्ट्रांग मिलेगा। छठे भाव राहु मिलेगा आपको।
छठे भाव शनि मिलेगा, छठे भाव मार्स मिलेगा, शनि मार्स राहु एक साथ मिलेंगे, शनि मंगल एक साथ मिलेंगे, शनि राहु मंगल राहु एक साथ मिलेंगे। क्योंकि उनका शत्रु बेसिकली क्या है, हमारी इंद्रियां ही हमारी शत्रु है, हमारा मन ही हमारा शत्रु है। बट अगर ऐसे ना देखें कि हाँ भाई तुमको ये छोड़ना पड़ेगा तो, या माता से दूरी बनानी पड़ेगी तो तुमको ये पद प्रतिष्ठा मिलेगा, तो बट लेकिन ऐसा तो वो सच में उस व्यक्ति के साथ हो भी रहा है, मतलब यूनिवर्स उसके साथ वैसे ही कर रही है जैसे माता के साथ। तो उनकी माता तो गुजर गई, उनके माता के गुजरने के बाद उनके पिताजी भी गुजर गए जिनका जॉब उनको मिल गया, और वो अब उनका ऐसा जॉब ही है कि उनको घर से दूर रह रह के काम करना पड़ता है। अब ये कि महीने में 2-4 बार घर आते हैं फिर निकल जाते हैं। वो घर में ना रहे वही अच्छा है। अच्छा, घर में संतुष्टि नहीं मिलेगी, बहुत अनइजीनेस महसूस होगा। घर में कंफर्टेबल पोजीशन देखिए है नहीं ना, सैटर्न केतु बैठे हैं, कहीं से भी कुछ कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। ये 4th हाउस है, सॉफ्ट हाउस है, माँ का घर है, चंद्रमा का घर है। यहाँ क्या सैटर्न केतु का काम है भाई यहाँ गुरु का काम है, यहाँ शुक्र का काम है, चंद्रमा का काम है। यहाँ पे सैटर्न केतु का क्या काम? सैटर्न केतु यहाँ बैठे, इनको घर में सुख, यहाँ इनको सुख कैसे मिलेगा? इनको तो काम करने में ही सुख मिलेगा बस। यही जीवन, बस यही सर्प है, यही काल है, यही सर्प है, यही संशय है। काल सर्प क्या है? चक्र है एक। जैसे 2 सांप है, 2 सांप, एक सांप की पूंछ है दूसरे सांप के मुख में, और दूसरे सांप की पूंछ है पहले वाले सांप के मुख में। अच्छा, और दोनों एक दूसरे को निगल रहे हैं। अच्छा, तो क्या होगा? कंफ्यूजिंग स्थिति है जी। ये, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। वो निगलते रहेंगे, वो निगलते रहेंगे, फिर एक दूसरे को निगल जाएंगे, तो दोनों सांप गायब हो जाएंगे। वो एक को निगल जाएगा, वो दूसरे को निगल जाएगा। ये एक अनसॉल्व पजल टाइप की चीज है, यही काल सर्प है, और कुछ काल सर्प नहीं है। राहु केतु हमें जीवन की एक वो समझाने आते हैं कि हमारी कुंडली के हिसाब से कि आपको देखिए, ये आपको ऐसे ऐसे मेंटेन करना है बैलेंस इन दोनों चीजों के बीच में। अच्छा, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें से क्या चूज करते हैं, इट्स योर डिसीजन। वो आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है? मैट्रिक्स हाँ देखी, छोटे में देखी। चॉइस आती है ना, रेड पिल या ब्लू पिल। जी हाँ। तो बस वो राहु केतु वही पिल है, रेड पिल और ब्लू पिल। वो आपके ऊपर है कि अब आपको क्या करना है। अच्छा, द डिसीजन इज ऑल योर्स। चलिए ओवर किया जाए क्लास। जी ठीक है सर। पढ़िए, इस वाली बुक से पढ़िएगा जितना आपको समझ में आ रहा हो केतु के बारे में। ठीक है।
पेज नंबर 59 पे है। नहीं नहीं 64 60 पे। चलिए पढ़िएगा, राहु के बारे में भी है, केतु के बारे में भी है। जी ठीक है। यहाँ पे इसमें एक्सॉल्टेशन वगैरह भी तो दिया होगा ना हर प्लैनेट का। ये पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, राहु केतु का नहीं मेंशन है। नहीं चलिए हमने आपको बता ही दिया है। वही होता है, ठीक है। ठीक। हमने बहुत रिसर्च करी, कई ग्रंथों में ढूंढा, तब हमको मिला था। कब एग्जॉल्ट होता है, क्यों एग्जॉल्ट होता है, क्यों अच्छा एग्जॉल्ट होता है, इसके पीछे भी कई सारे रीजन है, ठीक है। क्यों एग्जॉल्ट होता है, क्यों ग्रह किसी राशि में एग्जॉल्ट होता है, इसके पीछे भी कई सारे रीजनिंग है। अच्छा लेकिन कोई भी रीजनिंग ऐसी नहीं है जो सेटिस्फाई कर सके। रीजनिंग सारी सही लगेगी आपको। ये धीरे धीरे ये अभ्यास के ऊपर है, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, अनुभव जैसे जैसे बढ़ता रहेगा। और सबसे अच्छी चीज तो जैसे जैसे आपके ऊपर दैवी कृपा होती रहेगी, आपको अपने आप समझ में आएगा। गुरु कृपा, दैव कृपा, सूत्र अपने आप समझ में आ जाता है। और सूत्र बार बार पढ़ते रहिए, तब समझ में आ जाता है। अब जैसे ये जो छोटी सी लाइन मैंने आपको बताई कि राहु मकर राशि में गंगा स्नान कराता है, जी जिस दिन मैंने पढ़ा था जिस दिन मैंने ये पढ़ा था कि राहु मकर राशि में गंगा स्नान कराता है, उससे लेकर के अगले 2 से 3 दिन तक मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी लाइन चलती रही कि राहु गंगा स्नान कराता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मकर राशि में ही क्यों बोला गया। 10th हाउस मतलब मकर राशि मतलब 10th हाउस है ना। मकर राशि शनि की राशि। बेसिकली 9th हाउस से सेकंड है। 9th हाउस का जो सेकंड हाउस है वो है 10th हाउस। जी और 9th हाउस क्या है, धर्म है। धर्म। और धर्म का जो अर्थ है वो सेकंड 10th हाउस है। धर्म का जो अर्थ है, अच्छा अब यहाँ पे अर्थ पैसा नहीं रह गया। तो धर्म का जो अर्थ है, अर्थ का मतलब हो गया बेसिकली, ये कैसे समझाया हम आपको, मतलब एक तरीके से उसका जो सार है, अच्छा धर्म का जो सार है, उसकी जो पूंजी है, अच्छा
वो है 10th हाउस। अच्छा। तो अगर धर्म देखना है तो आप गंगा जी किनारे रहिए, आपको सारा धर्म दिखेगा। किसी व्यक्ति को इस भारत के अंदर या पूरी दुनिया में धर्म समझना है तो कोई काम ना करे, केवल गंगा जी की यात्रा करे। अच्छा। जिस जिस स्थल से वहां उनका उद्गम स्थल है, वहां से लगा करके गंगा सागर तक अगर व्यक्ति ने पद यात्रा कर ली गंगा जी की, तो अच्छा। उसको पूरा का पूरा धर्म समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा धर्म गंगा जी के किनारे ही आपको मिलेगा। सारे तीर्थ मिल जाएंगे। जी। जैसे ही नीचे उतरेंगे आपको हरिद्वार मिल जाएगा, मायापुरी। जैसे ही गंगा जी आती है प्लेन्स में तो माया नगरी स्टार्ट हो जाती है, माया। और जब तक प्लेन्स में रहती है बंगाल तक, फिर गंगा सागर है, बनारस भी पड़ जाएगा रास्ते में। तो पूरा धर्म मिलेगा। अगर व्यक्ति के अंदर क्षमता है देखने की तो पूरा देख सकता है, धर्म को विधिवत देख सकता है। वही गंगा जी है। धर्म का जो अर्थ है वो गंगा जी है। अच्छा। जो धर्म का सार है वो गंगा जी है। कलयुग में जो विशेष प्रधानता है, कलयुग का जो तीर्थ है वही गंगा जी है। कलयुग में कोई तीर्थ ही नहीं है, कलयुग का खाली जो तीर्थ है वो गंगा जी है। अच्छा। तो कलयुग में गंगा स्नान हो गया, आपने सारे तीर्थ कर दिए। और कलयुग मतलब राहु, जी, कलयुग मतलब है ना। वो मतलब एक छोटा सा सूत्र के अंदर क्या कहानी है वो आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आपकी बुद्धि को कितना आशीर्वाद मिला है। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। पहले बता दें कि कोशिश करेंगे इस बार, अगर कुछ ऐसा होता है कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। जैसे ही राहु केतु का चैप्टर बीतेगा ये सब सुधर जाएगा। अच्छा, ऐसा ही सब मोस्ट प्रोबेबली मेरे को नहीं लगता है, शायद कौशिक जी मेरे को लगता है कि ट्यूसडे को भी वो नहीं कर पाएंगे। पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। आप खुद ही देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। जैसे राहु केतु का ये क्लास खत्म होगा ये सब सॉर्टेड हो जाएगा। वो भी वापस आ जाएंगे अपनी यात्रा से। ये होना ही है। मैं जब मेरी क्लास लगी थी राहु की बीबीबी में तो भी ऐसे ही हुआ था। मतलब आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो पैटर्न है। अच्छा। देखिए तबीयत भी बिगड़ ही गई। चलिए, राधे राधे। राधे राधे।